क्लासेस। आज की वीडियो में हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में स्टडी करेंगे। और पिछली वीडियोस में आपने रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स के बारे में आपने देखा। आज हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं जो ह्यूमंस होते हैं उसमें मेल और फीमेल अलग अलग ऑर्गेनिज्म में होते हैं। तो यहाँ पर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हम अलग अलग स्टडी करेंगे। और जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन है, जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, उसमें आप जानते हैं कि सबसे जो पहला स्टेप होता है गैमेटोजेनेसिस, जिसको हम बोलते हैं, जिसमें गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है। पिछले जो आपके चैप्टर थे उसमें रिप्रोडक्शन वाले में आपने पढ़ा है। फर्स्ट स्टेप आपका गैमेटोजेनेसिस होता है। उसके बाद जो गैमेट बनते हैं उन गैमेट्स का फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ट्रांसफ़र, फीमेल जेनिटेलिया में उनका ट्रांसफ़र होता है, जहाँ पर फर्टिलाइजेशन निषेचन की प्रक्रिया संचालित होती है। और फर्टिलाइजेशन के पश्चात जो जाइगोट बनता है, उस जाइगोट का प्लासेंटा में जाकर आरोपण होता है। प्लासेंटा पे जाकर वो जाइगोट अटैच होता है, जिसको हम इम्प्लांटेशन बोलते हैं। और इसके बाद वहाँ पर वो जाइगोट डेवलप करना शुरू करता है। इसके बाद उसमें सेल डिविजन्स होती हैं और एक स्टेज पार करके सेल डिवीजन, उसमें अंग का फॉर्मेशन होता है। टिश्यू डेवलपमेंट होने के बाद फिर बर्थ की प्रक्रिया कंप्लीट होती है। तो इस प्रकार से एक साइक्लिक प्रोसेस के बाद जो पीढ़ी होती है वो आगे बढ़ती है। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन, जिसमें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में हम स्टडी करेंगे। तो जो हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, नर जनन तंत्र होता है, उसमें मुख्य रूप से टेस्टिस, जिसको हम वृषण बोलते हैं, कुछ एक्सेसरी डक्ट्स, सहायक नलिकाएं, सहायक ग्रंथियां, जिसको हम ग्लैंड्स बोलते हैं, और एक्सटर्नल जेनिटेलिया, बाह्य जनन सिस्टम कुछ अंग होते हैं, जैसे कि पेनिस। तो यहाँ पर सबसे पहले हम टेस्टिस को लेकर चलते हैं। टेस्टिस, प्रत्येक ह्यूमन में 2 टेस्टिस पाए जाते हैं। और इस टेस्टिस की संरचना लगभग अंडाकार सी होती है। और इसी टेस्टिस के भीतर स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। और ये जो टेस्टिस होते हैं वो थिक कवरिंग से, कोशिकाओं से घिरे होते हैं, मोटे आवरण से घिरे होते हैं। और इन कोशिकाओं के कारण ये सुरक्षित रहते हैं। और ये जो दोनों टेस्टिस होते हैं एक थैलीनुमा संरचना में सुरक्षित रहते हैं, जिसको हम स्क्रोटम बोलते हैं, वृषण कोश बोलते हैं। उस स्क्रोटम में ये दोनों टेस्टिस पैक रहते हैं। और एक यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि जो टेस्टिस होते हैं हमारे, वो शरीर के बाहर क्यों होते हैं? टेस्टिस शरीर के बाहर क्यों होते हैं? तो इसका सबसे कॉमन जो सामान्य आंसर है इसका वो ये है कि जो टेस्टिस होते हैं वो शरीर के बाहर इसलिए होते हैं क्योंकि शरीर के अंदर का हमारा जो तापमान होता है वो थोड़ा ज़्यादा होता है, और बाहर का जो एनवायरनमेंट होता है उसका तापमान थोड़ा कम होता है, जिसकी वजह से स्पर्म का फॉर्मेशन आसानी से हो सकता है। और ये जो टेस्टिस होते हैं इसमें टेम्परेचर फ्लैक्चुएशन की क्षमता होती है। ये टेम्परेचर को थोड़ा मेंटेन कर लेते हैं, जिसकी वजह से टेम्परेचर थोड़ा कम हो जाता है, कम अथवा ज़्यादा 1 से 2 डिग्री सेल्सियस तक के टेम्परेचर को फ्लैक्चुएट कर लेते हैं, जिसकी वजह से एक उचित तापमान बना रहता है। और जो स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, शुक्राणुओं का फॉर्मेशन होता है, वो सुरक्षित रहता है, शुक्राणु नष्ट नहीं होने पाते हैं। और ये जो टेस्टिस होते हैं उसमें लगभग प्रत्येक टेस्टिस में 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं, कक्ष होते हैं। और उन कक्ष को हम टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स बोलते हैं, टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स बोलते हैं। इसी टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स में
लगभग 3 सेमिनिफेरस टिब्यूल्स होते हैं। इसी सेमिनिफेरस टिब्यूल्स में स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर एक सेक्शन है सेमिनिफेरस टिब्यूल्स का। सेमिनिफेरस टिब्यूल्स कहाँ पर पाए जाते हैं? टेस्टिस में। तो इसी सेमिनिफेरस टिब्यूल्स में शुक्राणुओं का फॉर्मेशन होता है, स्पर्म्स का फॉर्मेशन होता है। और इस सेमिनिफेरस टिब्यूल्स में अंदर की तरफ 2 सेल्स पाई जाती हैं, जिसमें एक जर्म सेल स्पर्मेटोगोनिया जिसको हम बोलते हैं, और दूसरी सर्टोली सेल्स पाई जाती हैं। कहाँ पाई जाती हैं? सेमिनिफेरस टिब्यूल के भीतर की साइड में। तो ये 2 प्रकार की सेल्स होती हैं, स्पर्मेटोगोनिया और सर्टोली सेल्स। स्पर्मेटोगोनिया सेल्स होती हैं, इसमें मियोटिक सेल डिवीजन होता है, अणुसूत्री विभाजन होता है, जिसकी वजह से स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म या शुक्राणु का फॉर्मेशन होता है। यानी कि स्पर्मेटोगोनिया जो सेल्स होती हैं ये विभाजित होकर स्पर्म का फॉर्मेशन करती हैं, स्पर्मेटोजोआ का शुक्राणु का फॉर्मेशन करती हैं। और यहाँ पर ये जो सर्टोली सेल्स हैं, ये सर्टोली सेल्स इन जो स्पर्मेटोजोआ होते हैं, जो स्पर्म्स होते हैं, उनको पोषण प्रदान करने का कार्य करती हैं। और इस सेमिनिफेरस टिब्यूल्स के बाहर की तरफ इंटरस्टीशियल, और इनको हम लीडिंग सेल्स बोलते हैं। इंटरस्टीशियल ये स्पेस है, इसमें जो है इंटरस्टीशियल सेल अथवा लीडिंग सेल बोलते हैं, ये कोशिकाएं पाई जाती हैं। ये जो इंटरस्टीशियल सेल होती हैं या लीडिंग सेल जिसको हम बोलते हैं, ये नर हार्मोन एंड्रोजेंस का प्रोडक्शन करती हैं। एंड्रोजेंस हार्मोन्स तमाम जो पुरुषों के लक्षण होते हैं, जैसे कि उनके हार्मोन्स, दाढ़ी मूंछ आना, इन सब चीज़ों का जो प्रोडक्शन होता है वो एंड्रोजन हार्मोन्स के कारण होता है। तो इन एंड्रोजन हार्मोन्स का प्रोडक्शन इसी लीडिंग सेल से होता है। और यहाँ पर नेक्स्ट जो हमारा है एसेसरी डक्ट्स, ये तो हो गया टेस्टिस के बारे में। नेक्स्ट है हमारा एसेसरी डक्ट, सहायक नलिकाएं। तो सहायक नलिकाएं में हमारा वास डिफरेंस और री टेस्टिस, वासा डिफरेंशिया और एपिडिडाइमिस, ये एसेसरी डक्ट्स हैं। ये जो डक्ट्स हैं, ये नलिकाएं हैं, ये स्पर्म्स के ट्रांसपोर्टेशन में काम करती हैं। स्पर्म का जो फॉर्मेशन टेस्टिस में होता है वो इस नलिका से, वास डिफरेंस से होता हुआ यहाँ तक, ये जो आप देख रहे हैं पेनिस, यूरेथ्रा के द्वारा मूत्र मार्ग से होते हुए फिर आगे स्पर्म के ट्रांसपोर्टेशन में काम करती है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारी जो एसेसरी ग्लैंड्स हैं। उन ग्लैंड्स में सेमिनल वेसाइकिल, प्रोस्टेट ग्लैंड और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, ये 3 सहायक ग्रंथियां होती हैं। इन ग्रंथियों से जो डिस्चार्ज होता है, जो स्रावण होता है, वो लुब्रिकेशन का काम करता है। और साथ ही साथ इन जो ग्लैंड्स हैं, इनसे कैल्शियम का और फ्रक्टोज का सिक्रीशन होता है, जिससे शुक्राणुओं को पोषण मिलता रहता है। और साथ ही साथ एक लिक्विड मीडियम भी मेंटेन रहता है, ताकि वो जो स्पर्म्स हैं वो नष्ट ना होने पाए। इसके बाद आता है एक्सटर्नल जेनाइटेरिया। एक्सटर्नल जेनाइटेरिया में मुख्य रूप से ये पेनिस शामिल होता है, लिंग। इसका जो हेड होता है एक कवरिंग सिग्ना होता है, जिसको हम फोर स्किन बोलते हैं। और इसके भीतर में जो यूरेथ्रा है, मूत्रमार्ग है, उस नली के द्वारा जो स्पर्म्स होते हैं, जो डिस्चार्ज होता है, मेल डिस्चार्ज होता है, उसका ट्रांसपोर्टेशन होता है। ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ये यूरिनरी ब्लैडर है, मूत्राशय है। और यहाँ पर जो है फिलहाल ये इसमें शामिल नहीं है रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, लेकिन फिगर में है, तो आप समझ लीजिए यूरिनरी ब्लैडर है। इसमें आकर यूरिन, मूत्र स्टोर होता है और इस नली के द्वारा बाहर जाता है। चलिए, और ध्यान रखेंगे ये जो यूरेथ्रा नली आप देख रहे हैं, यूरेथ्रा मूत्रमार्ग, इसी मूत्रमार्ग से यूरेथ्रा के द्वारा
स्पर्म का भी डिस्चार्ज होता है और जो यूरिन होता है, मूत्र होता है, उसका भी डिस्चार्ज इसी नलिका के द्वारा होता है। यानी कहने का मतलब ये है कि जो स्पर्म होते हैं, मेल डिस्चार्ज होता है और यूरिन डिस्चार्ज, दोनों का डिस्चार्ज एक ही मार्ग से होता है। तो यहाँ पर इस यूरिनरी ब्लैडर में आकर हमारा यूरिन स्टोर होता है और यहाँ तक पहुँचता कैसे है? दो यूरेटर होते हैं, ये दो नलियाँ आप देख रहे हैं, यूरेटर, ये जाकर ऊपर किडनी में अटैच होती हैं, हमारे वृक्क में, गुर्दे में जाकर अटैच होती हैं। ये वाली लेफ्ट गुर्दे में जाती है और ये जो यूरेटर है, मूत्र मार्ग है, ये मूत्र नली है, ये राइट किडनी में जाती है। तो वहाँ से जो भी फिल्ट्रेट होता है, छनने के बाद जो भी यूरिन होता है, वो इसी यूरेटर के माध्यम से आकर इस यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर होता है और जब ये स्टोरेज फुल हो जाता है तब इसको जो है बाहर निकाल दिया जाता है। तो यहाँ पर दो चीज़ें ध्यान रखनी है। एक पहली चीज़ ये कि मेल डिस्चार्ज, जो भी मेल डिस्चार्ज होता है और यूरिन, दोनों का डिस्चार्ज एक ही मार्ग से होता है। दूसरा नेक्स्ट पॉइंट, स्पर्म का फॉर्मेशन कहाँ पर होता है? तो स्पर्म का फॉर्मेशन टेस्टिस के सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में होता है। और कभी कभी क्वेश्चन पूछा था कि मेल गैमेट का फॉर्मेशन कहाँ पर होता है? तो अगर आपका ऑप्शन है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स आपका आंसर होगा। अगर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स एब्सेंट है, ऑप्शन नहीं है, तो आपका आंसर टेस्टिस होगा। तो दैट इज ऑल अबाउट द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। नेक्स्ट वीडियो में हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम